ब्रॉड पैरामीटर्स तय होने चाहिए। अब कुछ चीजें हमारी कॉमन है ईस्टर्न सेक्टर में और कुछ चीजें कॉमन नहीं। एक चीज अनकॉमन है हमारा, वो है फ्लड। वेस्ट बंगाल में फ्लड से प्रभाव होता है, लेकिन बिहार का इंटायर नॉर्थ बिहार का हो, और इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ा ईस्टर्न यूपी के साथ है और उसके इंटरनेशनल रीजन तो नेपाल से होती है तबाही। इसलिए हम लोगों ने कहा कि न्यू नेपाल इनिशिएटिव डैम बने, फॉरेस्टेशन बने, वहाँ की इकोलॉजी पर भी हमने कहा। अभी भी हम एक प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, वो पता है ईस्टर्न कोसी एम्बैंकमेंट पर खतरा है, कोसी रिवर बिल्कुल टच कर रही है और हम लोग पायलट चैनल डालना चाहते हैं। नेपाल ने मना रोक लगा दिया कि पायलट चैनल को कोई नुकसान नहीं, नदी को सिर्फ सेंटर में डाइवर्ट करना। पहले वेस्टर्न एम्बैंकमेंट की तरफ जा रही थी नेपाल, अब वो बिल्कुल ईस्ट में सट गया, बिल्कुल बिहार इन इंडिया। तो हमारे प्रॉब्लम रोज उनके साथ हैं और पता नहीं फिर जैसे कोसी ट्रेजेडी 2008 में हुई तो वो लोकेशन था नेपाल, वहाँ काम नहीं करने दिया उन्होंने एम्बैंकमेंट में। इस बार तो बिल्कुल इंडिया में है, बिहार में है और हम लोग एक महीने से तबाह हैं, उन्होंने सब जगह पर ये इशू रख दिया। तो एक नेपाल के मामले में इनिशिएटिव होना चाहिए, आपको उनके लिए हाइडल पावर का पोटेंशियल होगा, इरिगेशन बेनिफिट्स होंगे, उनका फ्लड कंट्रोल होगा, कई तरह की चीजें और पूरे बेसिन के बारे में। और जब तक वो नेपाल तैयार नहीं तो हमें अपने अपने राज्य में नदियों को जोड़ने की योजना पर तेजी से काम करने के लिए फैसिलिटेट करेंगे। अभी हम इसके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने एज प्रिंसिपल इसको अप्रिशिएट किया है और फ्लड फाइनेंस कमीशन ने भी एक स्कीम के लिए टोकन एक्सेप्टेंस दिया है स्टेट की, उसमें ज़्यादा करने की जरूरत है। और दूसरी बात रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में हम आपसे आग्रह करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण योजना का डिजाइन से बदले ये विलेज बेस्ड अप्रोच, और दूसरा एक विलेज में 10 बीपीएल फैमिली को हम कनेक्शन दे देंगे, वही इलेक्ट्रिफिकेशन है। ये हम किसको धोखा दे रहे हैं? हमारे ईस्टर्न सेक्टर में पता नहीं अब बंगाल की स्थिति इम्प्रूव कर गई होगी तो अलग बात है, गाँव गाँव इलेक्ट्रीफाइड हो गई, झारखंड बिहार हम सब लोग इससे सफर करते हैं, उड़ीसा का भी जो सुनते रहते हैं। हम लोगों को तो एक एक हैबिटेशन में बिजली ले जाना होगा और बिजली सबके लिए मिलनी चाहिए। ये 16 kVA और 25 kVA का एक मिनी ट्रांसफार्मर, हम मजाक में उसको ब्लू ट्रांसफार्मर, म्युनिसिपल पाइप से पानी खींच करके लोग अपने अपने घरों पर चढ़ा देते हैं ब्लू ट्रांसफार्मर। तो उसी तरह से ट्रांसफार्मर हमारे हजारों ट्रांसफार्मर बढ़ रहे, कौन मानेगा साहब, धोखा फंसा देता है पूरा ट्रांसफार्मर बढ़ रहे। तो इसके डिजाइन पावर मिनिस्ट्री से खाते रहे, मंत्री खाते साहब यही ठीक है, ये स्कीम तो स्कीम ऐसी बनानी चाहिए जिसमें सब कुछ फायदा हो। और कभी भी आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना सकते कि गांव के एक सेक्शन के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। अगर एक सेक्शन के लिए बनाइएगा तो इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपने भी कह दिया कि सिर्फ बल्ब के लिए हम देंगे, बिजली जलाने रोशनी के लिए, आपको बाकी नीड्स की है, कॉटेज इंडस्ट्री का, एग्रीकल्चर का, सबके हाउस होल्ड की जरूरत है। तो ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट जो 12th प्लान में इसको जारी रखते हुए नंबर 1 हैबिटेशन बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। और विलेज मतलब रेवेन्यू विलेज, बाकी राज्य का तो नहीं जानते, बिहार झारखंड का तो होगा, एक रेवेन्यू विलेज में कम से कम एवरेज 5-7 हैबिटेशन। तो जिस नाम से रेवेन्यू विलेज वहां बिजली जाएगी, बाकी 5 जो हैबिटेशन है वो बेहतर है। तो ये अप्रोच बदलना चाहिए। डिजाइन आपने कहा अप्रोच, तो पिछले 5 वर्षों से हम लोग ये सुझाव देते रहे, लेकिन अभी हाई टाइम है इस पर लोगों का किया जाए। एक और हम अपना हमारे यहाँ प्रयोग कर रहे हैं पंचायत सरकार। देखिए जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, पंचायत के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो जो पंचायत हेड है उसके घर से ऑफिस नहीं चल सकता। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटेरिएट होते हैं, सेंटर का नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, रेल गवर्नमेंट है, कृषि गवर्नमेंट है, शासकीय गवर्नमेंट है। तो ग्राम पंचायत को भी हम ज्यादा से ज्यादा काम दे रहे हैं, तो उनका
और वो पुरानी स्कीमों में जो पंचायत भवन है 1-2 कमरे का, उससे काम नहीं चले। और हमारे यहाँ तो और भी ग्राम कचहरी, तो पंचायत सरकार भवन हमारा उसका 60 लाख का एस्टिमेट है, करीब बहुत तो पड़ता ही जाएगा। हम लोग को प्रत्येक गांव में ये पंचायत सरकार भवन अब एक इमारत होगी, वही ग्राम सभा होगी, हमारे मुखिया कहलाते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहलाते हैं। बिहार झारखंड में मुखिया जी कहलाते हैं, यूपी में प्रधान कहलाते हैं, जहाँ जो कहलाते हैं तो वो भी बैठे, उनके वार्ड मेंबर्स भी वहीं बैठे, कॉमन सर्विस सेंटर भी वहीं पर होगा, हमारे रेवेन्यू को डील करने वाले कर्मचारी वहीं बैठे, सारे सरकार के कर्मचारी वहीं बैठेंगे, तो एक ही जगह सारा काम होगा। आज ग्राम सभा का कंसेप्ट बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन ये फ्लॉप है। ग्राम सभा होती नहीं है। ग्राम सभा के नाम पर फोरम के हिसाब से सिग्नेचर लोग रखे रहते हैं और उसी को ग्राम सभा का निर्णय के साथ लगा करके रिकॉर्ड मेंटेन कर देते हैं। ग्राम सभा की बैठक नहीं, पंचायत सरकार भवन होगा, वहां ग्राम सभा की मीटिंग निर्धारित तिथि पर और सारा सब कुछ वहां पर पास होगा। तो ग्राम तो पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए, उसके लिए पैसा मिलना चाहिए। हम देंगे कि उसको बनाइए, हमने तो अभी कुछ वर्ल्ड बैंक से लिया है सिस्टम और 13th फाइनेंस कमीशन ने हमारी इस बात को समझा, वो उन लोगों ने कोई 1000 पंचायत सरकार होने के लिए दिया, तो हमारे लिखे 8,463 8,463 ग्राम पंचायत। तो हम चाहेंगे कि ग्रोथ प्लान में इसको भी नजर रखा जाए और बाकी सब चीजों पर बेसिक हमारा है कि अप्रोच होना चाहिए रियल सेंस में डिसेंट्रलाइज। और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू करने में राज्यों के पास इतना संसाधन, इसलिए ये तो या तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए, क्योंकि आप हमें सोर्स पर ही काट लेते हैं। जो भी रिसोर्सेज है देश का, उसको सोर्स पर आप काट लेते हैं और उसके बाद उसको डिवोल्यूशन के लिए तो काट लीजिए सोर्स पर, लेकिन 100% आप कीजिए। नहीं करना है तो 90-10 रेशियो होना चाहिए। और राज्यों में कैलकुलेट किया होगा, हमने तो कैलकुलेट किया है कि फर्स्ट ईयर लागू करने के लिए हमें चाहिए 26,000 करोड़। हमारा पूरा प्लान है 24,000 करोड़, हमारा बजट है 63,000 करोड़ और पहले साल 26,000 करोड़ रुपया चाहिए हमको इस स्कीम में, और फिर रिकरिंग एक्सपेंडिचर हर साल स्टेट की कैपेसिटी के बाहर कीजिए। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो ठीक ही है, इसको लागू होना चाहिए, लेकिन इसके रिसोर्सेज के बारे में उसी तरह से सेंट्रल लॉ बनाने की प्रवृत्ति हो। और फूड सिक्योरिटी लॉ बनने जा रहा है, और फूड सिक्योरिटी लॉ बनने जा रहा है, तो एंटाइटलमेंट के बारे में तो भाई अभी बीपीएल का कंप्लीट नहीं हुआ। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ 65 लाख परिवार को गरीबी रेखा के नीचे, और हमारे सर्वे में 1,40,00,000 लोग गरीबी रेखा के नीचे, बाकी लोगों को कौन देगा? अच्छा, फूड सिक्योरिटी या कोई भी एक्ट आप सेंट्रल लेवल पर बना दें और कहेंगे इसको लागू करें, और उस सब के लिए है। मेरा तो एक सुझाव है, बाकी राज्यों में भी विचार मंथन चल रहा होगा, लेकिन आप ये पीडीएस ठीक होने वाला कभी नहीं, सब लोग ट्राई कर लीजिए। हम भी पिछले 5.5 वर्षों से सबसे ज्यादा हमारा दिमाग लगता है पीडीएस को ठीक करने में। हमने कूपन सिस्टम में कोई ना कोई रास्ता निकाले, एफसीआई का रेट लगता है रेलवे के इसमें, और वहां से ये ट्रांसपोर्टर ट्रक में जो सामान उठाता है, कागज पर स्टेट फूड कॉर्पोरेशन में एंट्री होती है, वो सीधे बाजार में जाता है। ये इतना बिगड़ चुका है, और करप्शन का हाल तो ये है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। क्षमा करिएगा, एक बहुत गंदा उदाहरण दिया। आज से 3 साल पहले असम एरिया में एक रीजनल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर का किडनैपिंग हुआ, और रैंसम कितना मांगा? 20 करोड़। यू कैन इमेजिन कि रीजनल ऑफिसर का रैंसम अगर 20 करोड़ मांगा जा रहा है तो आमदनी कितनी होगी? लेवल ऑफ करप्शन इससे समझ सकते हैं कि रैंसम अमाउंट क्या है। और
लोग सब जानते क्या है, कितना चूहा अनाज खाता है, कितना लीकेज किस तरह का है, सब तो मालूम। लेकिन पता नहीं फूड सिक्योरिटी देना है। मेरा तो एक सुझाव है, मत कीजिए, लिस्ट बनाइए इंडिपेंडेंट कमीशन से, इंटाइटलमेंट तय करिए और सीधे कैश को ट्रांसफर करिए और फूड सिक्योरिटी के लिए बफर मेंटेन करिए। जो अगली फसल आ गई है, ठीक है, हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उसको मार्केट में रिलीज करें। एक साल के लिए बफर मेंटेन करते जाइए आप, और एनी इमरजेंसी सिचुएशन उस कंडीशन को मीट करने के लिए बाकी सीधे कैश ट्रांसफर दीजिए, बैंक से खूब उनके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। गिव हिम फ्रीडम, वो गेहूं खाना चाहता है या मक्का खाना चाहता है या बाजरा खाना चाहता है, क्या खाना चाहता है वो तो। देखिए कुछ लोग तो इस देश में खुद को समझ लेते हैं तो सबसे बड़े जानकार है, और जैसे तरह तरह की पुलिसिंग होती है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर में हम लोगों को पुलिसिंग करना पड़ता है, आजकल सोसाइटी में भी कई तरह की पुलिसिंग होती है। लोग कहेंगे कि साहब पैसा देंगे तो बर्बाद कर देगा, साहब भूखा आदमी है, उसके हाथ में पैसा दे रहे हैं, बाजार में अनाज उपलब्ध है, उस पर छोड़ दीजिए ना। जो खाना खाएगा उससे भरना चाहता है, ट्राई तो कीजिए, बदले फेल करते हैं तो डायरेक्ट कैश सब्सिडी को बंद कीजिए। हमारे यहाँ तो सफल हुई, हमने साइकिल योजना चालू की और प्रस्ताव था शुरू में कि साइकिल खरीद करके लड़कियों को दिया जाए। हमने कहा नहीं, साइकिल खरीदने के लिए पैसा देंगे, पैसा दिया था और एक इंडिपेंडेंट हुआ है 92% से ज्यादा ये इसकी सफलता। तो ऐसा नहीं डायरेक्ट कैश सब्सिडी आप देंगे और कैश ट्रांसफर करेंगे, इसमें सफल नहीं। साइकिल योजना ऐसी योजना है जिसको बिहार जैसे लागू करके कैश ट्रांसफर करके हम लोगों ने दिखला दिया है कि लागू, और हम लोग कैश ट्रांसफर कर ही जाते हैं। हमने स्टेट में जितनी स्कीम बनाई है मैक्सिमम हमने कोशिश किया है कि हम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करें, वो बेटर है। लोग पैसा बनाते हैं, लाभ सुधारते रहिए, पीडीएफ को सुधारने के लिए एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा बहाल करते जाइए। ये चीज ऐसी है कि सुधरती नहीं है। अब तो और पता नहीं आप लोगों के यहाँ मानते हैं लोग नहीं, हमारे यहाँ तो पीडीएस डीलर जितने हैं वो बराबर साल भर में 2-3 जुलूस निकालता है और कहता है कि हमको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमको एब्जॉर्ब गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बिहार के जो मामले में जागरूक कई आंदोलन होता है, तो भगवान न करे कि आप लोग क्या चूक करो, लेकिन बिहार में प्रति वर्ष 2 बार कम से कम जुलूस निकालते हैं पीडीएस डीलर्स कि हमको गवर्नमेंट एब्जॉर्ब गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब का मतलब समझते हैं कि उसका जॉब। हम पीडीएफ शॉप जाते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी हमारे साथ एक रजिस्टर हमने चेक किया, इस लेवल तक जाकर पीडीएस को सुधारने की कोशिश करते हैं। तब भी हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, और लोग क्या करते हैं, जो सब लोग करते हैं जो लोग इसके खिलाफ हैं, हमको तो लगता है कि डायरेक्ट कैश सब्सिडी ऑप्शन को ट्राई करना चाहिए, और मुझको ऐसा लगता है कि ये बेटर डिलीवरी देगा, क्योंकि आप पूरे प्लान डॉक्यूमेंट में आप कर रहे हैं डिलीवरी को इम्प्रूव करो, तो डिलीवरी इम्प्रूव कहाँ होगा? सबसे पहला तो यही है, बाकी सब जगह तो आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इम्प्रूव कर रहे हैं, हर जगह ये सब एक बार करके तो देखिए, अगर ये सफल होती है। हाँ, लेकिन इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि देयर शुड बी वन इंडिपेंडेंट कमीशन टू आइडेंटिफाई पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन and it should have authority to include or exclude the people based on their own information or based on any complaint। और आज तो हमारा सारा योजना का उद्देश्य क्या है कि हम सबको बीपीएल से ऊपर करें। तो ये तो चेंजिंग सिचुएशन है, डायनामिक सिचुएशन रहेगा, बीपीएल से निकल जाएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम लोगों का ये और कुछ बात नहीं है, और फिर सब लोगों को लंच भी साथ में करना है, उसके लिए भी आमंत्रित करते हैं कि सब